जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारतीय इलेक्शन हो गए और नरेंद्र मोदी जीत कर भी हार गए। अजीब सा फिक्रा है ना, अजीब सा सेंटेंस है, अजीब सा जुमला नहीं लग रहा कि नरेंद्र मोदी जीत कर भी हार गए। और ऐसा ही हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? इसकी 5 वजूहत है। पहली वजह कि जब दुनिया की ये लंबी तरीन और महंगी तरीन इलेक्शन मुहिम शुरू हुई थी, तो नरेंद्र मोदी और उनके इत्तेहादियों, मतलब भारतीय जनता पार्टी और उनके इत्तेहादियों का मकसद क्या था, हदफ क्या था, टारगेट क्या था? वो ये था कि मोदी है तो सब मुमकिन है, और अब की बार 400 पार। मतलब जब ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपने इत्तेहादियों के साथ इलेक्शन में उतरे, तो टारगेट था 400 से ज्यादा सीटें जीतना, 543 नशिस्तों वाली पार्लियामेंट में से। और क्या जीत पाए? नहीं, 300 भी नहीं जीत पाए सारे इत्तेहादी मिलकर, नरेंद्र मोदी और उनके सारे इत्तेहादी मिलकर। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जीत कर भी हारे। जीत कर इसलिए कह रहा हूं कि हुकूमत वही बनाएंगे, वो और उनकी पार्टी, मतलब नरेंद्र मोदी और उनके इत्तेहादी इस पोजीशन में हैं कि वो हुकूमत बना लेंगे। मतलब हुकूमत बना लेंगे, लेकिन हार गए हैं। जीते इसलिए हैं कि हुकूमत बना लेंगे, हारे इसलिए कि अपने जो अहदाफ थे वो उनके पूरे नहीं हुए। 272 सीटें चाहिए भारत में हुकूमत बनाने के लिए, और इनके पास 300 के करीब सीटें हैं नरेंद्र मोदी और उनके इत्तेहादियों की। 240 सीटें जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो पहला जो मैंने कहा कि जीत कर हार गए, उसका पहला दलील ये है कि नरेंद्र मोदी का हदफ था 400 या उससे ज्यादा सीटें, वो नहीं ले पाए, ज्यादा हारे। दूसरा, 90% मीडिया नरेंद्र मोदी और उनके इत्तेहादियों के साथ था। 95% सोशल मीडिया नरेंद्र मोदी के साथ था या कब्जे में था। रियासती मशीनरी नरेंद्र मोदी के साथ थी। एजेंसियां और ब्यूरोक्रेसी नरेंद्र मोदी के साथ थी। आधी से ज्यादा अदलिया नरेंद्र मोदी के साथ थी, और तकरीबन 95% पैसों वाले लोग नरेंद्र मोदी के साथ थे। इसके बावजूद वो अपना हदफ हासिल नहीं कर पाए, मतलब 400 या उससे ज्यादा सीटें नहीं ले पाए, इसलिए हार जीत कर भी हार गए। तीसरी वजह, भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी को 219 में 303 नशिस्तें मिली थी। 219 के इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में 303 नशिस्तें मिली भारतीय जनता पार्टी को। और अब कितनी मिली हैं? अब 240 के करीब। और उस वक्त इत्तेहादियों के साथ मिलकर 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और उनके इत्तेहादियों को टोटल मिली थी 253, और अब मिली हैं इत्तेहादियों के साथ मिलकर 300 के करीब, 298 299 के करीब। तो अगर 2019 के इलेक्शन देखे जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को खुद मिली थी 303 नशिस्तें, और अब मिली 240, तो मतलब 63 नशिस्तें कम हुई। और अगर सारे इत्तेहाद को देखा जाए, उस वक़्त के 2019 के इत्तेहादियों को, नरेंद्र मोदी और उनके इत्तेहादियों को तो 353 मिली थी, और अब मिली हैं 300, मतलब 53-54 नशिस्तें कम। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जीत कर भी इस इलेक्शन में हार गए। और फिर चौथा पॉइंट है कि सबसे बड़ा झटका नरेंद्र मोदी को लगा उत्तर प्रदेश में। ये यूपी, उत्तर प्रदेश वही सूबा है जहां राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का किस्सा हुआ। और उससे भी बड़ा झटका ये लगा नरेंद्र मोदी को कि फैजाबाद वाला हलका जिसमें राम मंदिर बना है, उसमें भी नरेंद्र मोदी हार गए। नरेंद्र मोदी को जब ये इलेक्शन शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं, 80। तो नरेंद्र मोदी के और उनके इत्तेहादियों को उम्मीद थी कि 70 के करीब सीटें जीत जाएंगे, लेकिन
2019 में 62 नशिस्तें जीती थी उत्तर प्रदेश में, और 2024 में 33 नशिस्तें जीत पाई हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके इत्तेहादी। लिहाजा नरेंद्र मोदी जो अपना सबसे मजबूत गढ़ है वहाँ हारे इस मर्तबा, और हारे भी इस तरह के 2019 से भी बदतरीन या शिकस्त हुई। हालांकि इनको उम्मीद थी कि 2019 से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे पीपल्स पार्टी लाड़काना से हार जाए और हाउस ऑफ शरीफ या मुस्लिम लीग नून लाहौर से हार जाए, वैसे वो तो हारी थी, तो लाहौर से हार जाए, तो ये एक शिकस्त की चौथी वजह। और इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जीत कर भी हार गए। और पांचवी वजह, कांग्रेस की डबल सीटें हुई हैं इस इलेक्शन में। कांग्रेस और जो दीगर पार्टियों का इत्तेहाद है 27 के करीब है, 21 काबिल ज़िक्र हैं और 27 टोटल जमातें हैं। इनको इंडिया इस इत्तेहाद का नाम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले या बीजेपी वाले एक भारत कहते हैं मुल्क को, तो ये इंडिया इन्होंने रखा इस उसी के निस्बत से। तो डबल सीटें यानी 44-45 गालबन 50 के करीब, इससे कम सीटें थी कांग्रेस की 2019 के इलेक्शन में, और ये बदतरीन परफॉर्मेंस थी कांग्रेस की जब से ये भारत बना है। और इस मरतबा 100 तकरीबन ऑलमोस्ट सीटें हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस की डबल सीटें हुई। राहुल गांधी 2 सीटों से जीते, और राहुल गांधी जो अपनी अमेठी वाली सीट से 2019 में हार गए थे वो भी जीते, और वो उस बरेली में भी जीते और केरला में भी जीते। और मोदी साहब दूसरी तरफ अपनी आबाई सीट, जो अपनी जाती सीट है, उसमें 2019 से कम मार्जिन में जीते। तो इसलिए इस वोट बैंक, इस वोटर टर्नआउट को देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जीत कर भी हार गए। और फिर भारतीय हुकूमत के 3 बागी ये इलेक्शन जीत गए। खालिस्तानी अमृतपाल सिंह जीत गए, इंदिरा गांधी कातिल के बेटे सरबजीत खालसा जीत गए, और दहशतगर्दों को फंडिंग देने के इल्जाम में कैद कश्मीरी रहनुमा इंजीनियर रशीद जेल में होकर जीत गए। इसलिए नरेंद्र मोदी, जिनको समझ रहे हैं कि ये बागी हैं, उनको आवाम ने जितवा दिया और नरेंद्र मोदी जीत कर भी हार गए। और आखिरी बात कि नरेंद्र मोदी 2019 के इलेक्शन में अकेले इस पोजीशन में थे कि वो हुकूमत बना सकते थे, क्योंकि सादा अक्सरियत भारतीय जनता पार्टी को मिल चुकी थी, 303 नशिस्तें थी, और इस बार वो अकेले हुकूमत नहीं बना सकते। इत्तेहादियों पर उनका इन्हिसार होगा। और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार, जो बिहार के जनता दल यूनाइटेड के सरबराह हैं और बिहार के 2005 से अब तक के वजीर आला हैं, उनकी 12 सीटें हैं जो मोदी के इत्तेहादी हैं, और चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें हैं। ये तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश के सरबराह हैं, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश के सरबराह हैं, और 2 बार वहाँ आंध्र प्रदेश में वजीर आला रह चुके हैं। तो 2019 में अकेले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बना सकती थी, और इस बार ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बिना हुकूमत नहीं बना पाएगी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जीत कर भी हार गए। इसमें तकरीबन जो टर्न आउट है इस इलेक्शन का वो 66% था। और जो ही ये खबर सामने आई कि नरेंद्र मोदी 2/3 अक्सरियत नहीं ले पाए, तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, रुपया नीचे आ गया, और नरेंद्र मोदी के जो दौलतमंद साथी थे, अंडानी अंबानी समेत सारों के खरबों रुपए डूब गए। खैर वो तो दोबारा भी ऊपर आ सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका लगा जहाँ नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, उनके इत्तेहादियों को, वहाँ उनको सपोर्ट करने वाले मीडिया और उनके सरमायाकारों को। और मजे की बात यह है कि इस पूरा दुनिया का सबसे लंबी इलेक्शन मुहिम है ये, दुनिया की सबसे महंगी इलेक्शन मुहिम है ये, लेकिन ना वहाँ निगरान हुकूमत थी, ना निगरान हुकूमत का कोई चक्कर था, ना ठप्पों वाली वोटिंग थी, सारी मशीनों के जरिए थी, और ना फौज की ज़रूरत।
اور پھر مزے کی بات کہ سب مان گئے, ہارنے والے بھی مان گئے, جیتنے والے بھی مان گئے. راہل گاندھی بھی مان رہے ہیں کہ ہاں یہی ٹھیک رزلٹ ہے, اور نریندر مودی بھی مان رہے ہیں, اور باقی بھی مان رہے ہیں. ہماری طرح نہیں کہ ایک تو روندو سیاست, اور اوپر سے 76 سالوں میں کوئی الیکشن فیئر ہی نہیں ہوا. اور اب 2024 کا ہمارا تو الیکشن وہ الیکشن ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن ہے جس میں سارے کہہ رہے ہیں جیتنے اور ہارنے والے کے دھاندلی ہوئی ہے. خیر, اور پھر اب بڑی مزے کی ایک آپ کو بات بتاؤں کہ نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور بھارتی الیکشن اور پاکستان کے الیکشن اور عمران خان اور تحریک انصاف, بہت ساری چیزیں اکٹھی ہیں, ایک جیسی ہیں. فار ایگزامپل کیا, الیکشن سے پہلے سروے ہوئے تو سارے پولز بتا رہے تھے کہ نریندر مودی 2/3 اکثریت لے لے گا, بھارتیہ جنتا پارٹی 300 کے قریب سیٹیں لے لے گی. اور یہاں بتایا جا رہا تھا کہ نواز شریف مقبول ہو گئے ہیں, مسلم لیگ آگے جا رہی ہے, اور عمران خان غیر مقبول ہو رہے ہیں, تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی آئی ہے. اور یہاں توقع کی جا رہی تھی کہ نواز شریف اور مسلم لیگ اور PDM-1 اور یہ جیت جائیں گے, اور بڑا مشکل ہے عمران خان اور تحریک انصاف کا جیتنا. لیکن بالکل بھارت میں بھی الٹ ہوا, یہاں بھی الٹ ہوا. وہاں نریندر مودی کو جھٹکا لگا, یہاں نواز شریف, آصف علی زرداری اینڈ کمپنی کو جھٹکا لگا. اور وہاں جن کو توقع نہیں کی جا رہی تھی وہ جیت گئے. یہاں عمران خان جو حالات تحریک انصاف کے تھے یا عمران خان کے تھے, یہاں ایسا رزلٹ آیا کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے 76 سالہ الیکشن کی سائنس بدل دی, تاریخ بدل دی. دوسرا, وہاں بھی نریندر مودی کو ریاستی اور حکومتی وسائل حاصل تھے, یہاں بھی نواز شریف اینڈ آصف علی زرداری اینڈ کمپنی کو سارے حکومتی سارے ریاستی وسائل حاصل تھے, سب کچھ پاس تھا. سزائیں ختم ہو گئیں, نااہلیاں ختم ہو گئیں, مینار پاکستان پر کبوتر اڑ گئے. لیکن وہاں نریندر مودی کے طوطے اڑ گئے, یہاں 8 فروری کو نواز شریف صاحب اینڈ آصف علی زرداری کے طوطے اڑ گئے. اچھا, تیسرا جو وہاں اور یہاں کا کامن ہے, ظلم و ستم یا انتقامی کارروائیاں, کہ تحریک انصاف پر جو کچھ یہاں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہی کچھ نریندر مودی اور ان کی ریاستی مشینری نے کانگریس اور کانگریس کے اتحادیوں پر کیا. 25-26 اپوزیشن کے سیاستدانوں کو BJP میں شامل ہونا پڑا, اتنا ظلم و ستم تھا. کانگریس کا جو مرکزی اکاؤنٹ تھا پارٹی کا وہ فریز کر دیا گیا. کیجریوال جو تھے وہ جیل پہنچا دیے گئے, وہ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے الیکشن کے لیے باہر آئے تھے, ابھی بھی جیل میں ہیں. اس طرح کئی وزیر جو ہیں وہ بھی جیل میں تھے, اور حکومتی اور ریاستی اور ایجنسیاں اور مشینری نے مودی کے ساتھ تھے. اور انہوں نے اس لیے راہل گاندھی نے کہا کہ ہم نے آدھی سے زیادہ عدلیہ, ایجنسیوں اور ریاستی مشینری کے خلاف الیکشن لڑا ہے, اور اس لیے ہم زیادہ خوش ہیں کہ ہم نے ان کو بھی ہرایا ہے. تو وہاں اور یہاں یہ بھی کامن تھا. پھر وہاں نریندر مودی کا تھا کہ اب کی بار 400 پار, یا مجھے 2/3 اکثریت چاہیے. اور یہاں نواز شریف صاحب کی انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رہے, یا نواز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ مجھے سادہ اکثریت چاہیے. نہ ان کو 2/3 اکثریت ملی, نہ ان کو سادہ اکثریت ملی. اچھا, وہاں بھی اب یہاں جب الیکشن ہوئے, رزلٹ آئے تو شہباز شریف, یہ تو خیر تھی اقلیت میں, کوئی کہتا ہے 17 سیٹیں تھی, کوئی کہتا ہے 21 تھی, کوئی کہتا ہے 30 تھیں اگر فارم 45 کا دیکھا جائے. لیکن بہرحال یہاں بھی شہباز حکومت کو پیپلز پارٹی MQM کا ساتھ ملی تو حکومت بنا, مطلب اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنی. اور وہاں بھی اب نریندر مودی اتحادیوں کے بنا حکومت نہیں بنا پا رہے. اچھا, یہاں بھی زیادہ میڈیا, پاکستان میں زیادہ میڈیا, زیادہ پیسے والے, زیادہ بیوروکریسی, زیادہ سپورٹ تھی آصف علی زرداری اور نواز شریف اینڈ کمپنی کی. وہاں بھی نریندر مودی اور ان کے اتحادیوں کی تھی, لیکن وہاں بھی اس سپورٹ کے باوجود وہ ہار گئے, اور یہاں اس سپورٹ کے باوجود یہ ہار گئے. اچھا, وہاں مودی تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے چکر میں تھے, یہاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے چکر میں تھے. اب یہاں نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم نہ بن سکے چوتھی بار, شہباز شریف دوسری مرتبہ بن گئے, لیکن وہاں مودی صاحب کی امید ہے کہ وہ تیسری مرتبہ بن سکیں گے, کیونکہ وہ اور ان کے اتحادیوں کو سادہ اکثریت مل گئی. اچھا, کانگریس کا مرکزی
जैसे कांग्रेस का मरकजी अकाउंट फ्रीज हो गया, यानी वो पैसों से आरी हो गई, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला ले लिया गया, ये शनाख्त से आरी हो गए। अच्छा, मोदी का नारा क्या था? तरक्की खुशहाली, इंडिया को नवाज दूंगा, इंडिया को ऊपर। और मोदी ने अनडाउटेबली पिछले 10 सालों में जो भारत की मईशत है उसको कमाल बना दिया है। आईटी देख लें, ज़र मुबादला देख लें, सफारतकारी देख लें, स्पोर्ट्स देख लें, फिल्म इंडस्ट्री देख लें, इसमें कोई शक नहीं मोदी अकलीतों के लिए जहन्नम बना हुआ है। और मोदी ने इर्द गिर्द जो कार्रवाइयाँ डाल रहा है वो भी बड़ी ख़राब है, लेकिन मोदी ने भारत को उठाया है, इसमें कोई शक नहीं। जिसकी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने जिस भारत की बुनियाद रखी थी उस पर इमारत बना दी मोदी ने। गुर्बत कम की, महंगाई कम है, चीज़ें कंट्रोल में है। दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है भारत इस वक्त, बरतानिया से भी पहले है, बरतानिया बाद में आती है। IMF गुड बाई हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी ने इसके बावजूद उसने एक ख्वाबों का सफ़र बाद में दिखाया कि अब इसकी बार 400 जीतूंगा। ये अलग बात है, वो आइन बदलना चाहता था, अखंड भारत या हिंदुत्व के चक्कर में था, या और बहुत कुछ करना चाहता, लेकिन मेन उसका सामने था कि तरक्की और खुशहाली होगी। यहाँ नवाज शरीफ साहब भी लंदन से बाद में चले, पहले इश्तिहार छप गए कि नवाज दो पाकिस्तान, आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ, अब तरक्की और खुशहाली का सफ़र आएगा और फिर से शुरू होगा। वो कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी ने जो कर दिया भारत के लिए, नवाज शरीफ साहब सोचते भी रहे तो कई जन्म भी मेरे ख्याल से लें तो ना कर पाए। वजह वो एक पहले भी सुनाया था, दोबारा सुन लीजिए मौके की मुनासबत से, कि हमारे मेरे बाद की नस्ल का ये हाल है कि वो कहते हैं, ये मैंने पढ़ा था, वो कहते हैं कि हम पैदा हुए तो नवाज शरीफ वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब था, जब हम स्कूल जाने लगे तो नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब था, जब हम कॉलेज में पहुँचे तो नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद जब कॉलेज के आखिरी लम्हों में हम थे तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पहली दफ़ा था, जब हम यूनिवर्सिटी वगैरह से फ़ारिग हुए तो नवाज शरीफ 3री मरतबा वज़ीर आज़म था। हमारी शादियाँ हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारे बच्चे स्कूल जाने लग गए, हमारे आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो गए, और अब एक मरतबा फिर हमें टीवी खोला तो आगे से नवाज शरीफ कह रहा था मुझे एक मौका और दो, मैं तुम्हारी मुल्क और तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। तो नरेंद्र मोदी ने तो वाकई अपने लोगों के लिए कुछ किया, मईशत के लिए किया, यहाँ किसी ने कुछ ना किया, लेकिन दोनों का नारा था खुशहाली का और तरक्की का। और यानी जैसे वहाँ खुशहाली और तरक्की, यहाँ ये आज भी कहते हैं सारे मसाइल का हल हमारे पास है। शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ से आसिफ जरदारी साहब से बिलाल भुट्टो से मरीम नवाज, सब के सारे मसाइल का हल हमारे पास है, आपके खादमों के पास है। तो वहाँ भी मेन मीडिया बिना मोदी के खिलाफ नहीं था। वहाँ कुछ यूट्यूबर्स ऐसे थे जिन्होंने मोदी को बड़ा नुकसान पहुंचाया और असल नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाया। ध्रुव राठी जैसे एक बड़ा यूट्यूबर वहाँ भारत का मशहूर मारूफ है। यहाँ भी असल मीडिया तो उनके लोगों के साथ था जो इश्तिहार दे रहे थे, लेकिन यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया साथ था इमरान खान के, और उन्होंने बड़ा सोशल मीडिया ने बड़ा तरीके इंसाफ और इमरान खान को जिंदा रखा, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन के बाद। तो बहुत सारी ये चीज़ें कॉमन थी, लेकिन मेन कॉमन चीज़ ये है कि जो तवक्को की जा रही थी पाकिस्तान में वो 2024 के इलेक्शन में उसके उल्ट हुआ, और जो तवक्को की जा रही थी भारत में, या कम से कम हमें यहाँ बैठकर ये लग रहा था, तो वो उसके बिल्कुल उल्ट हुआ भारत में। तो इसलिए कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जीत कर भी हार गए। हुकूमत तो वो बना पाएंगे, मगर बैसाखियों पर इस बार हुकूमत होगी, सहारों पर इस बार हुकूमत होगी, और वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो नरेंद्र मोदी का इस इलेक्शन से पहले था। पाकिस्तान जिंदाबाद।